जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीरियस गुरुकुल के फ्री बैच रीसर्च बैच में। आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी करेक्टर। आप भी जानते होंगे आपके एग्जाम में सीडीएस में सेंटेंस करेक्टर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, कभी 5 कभी 10, प्लस एरर में क्वेश्चन भी आते हैं, फिलअप्स में भी आते हैं। तो आपको कंजंक्शन चैप्टर से क्वेश्चन जो है एरर, इंप्रूवमेंट, फिलअप्स, सेंटेंस कंप्लीशन और सेंटेंस करेक्टर वाले क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो एरर में आए, चाहे वो इंप्रूवमेंट में आए, चाहे वो आए फिलअप्स में, या सेंटेंस कंप्लीशन में आ जाए, या सेंटेंस करेक्टर में आ जाए। कंजंक्शन होती है, हमें उसका यूज सीखना है। उसके यूज के बिहाफ पे ही एरर या फिलअप्स या सेंटेंस कंप्लीशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहली बात यह है कि हम समझेंगे क्या होती है कंजंक्शन। इन बेसिक्स आपने पढ़ा भी होगा कंजंक्शन क्या होती है। तो फटाफट से कंजंक्शन की जो डेफिनेशन है प्रॉपर, वो आप कमेंट करेंगे कि आपके हिसाब से कंजंक्शन क्या होती है। जल्दी, फास्ट, वीडियो पॉज करके आप हमेशा हमेशा कमेंट करेंगे। जब भी कमेंट करना हो वीडियो पॉज करो, कमेंट करो और आगे बढ़ो। तो आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, कभी फील भी किया हो आपने, इस चीज को फोकस भी किया हो कि भाई यहां जो है ना, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ को प्लस जंक्शन। कंजंक्शन जो बना है वो बना है को प्लस जंक्शन से मिलके। ठीक है, को आएगा प्लस जंक्शन आएगा, उनसे मिलके बना है कंजंक्शन। अब ये आप जानते हैं भाई कि जंक्शन जो है, कहां सुना है आपने ये वर्ड? ये सुना होगा आपने रेलवे स्टेशन पे, मथुरा जंक्शन, गाजियाबाद जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, निजामुद्दीन जंक्शन। अब बताओ जंक्शन क्या होता है फिर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंक्शन? तो जहां दो अलग अलग रेलवे ट्रैक मिलते होंगे, एक रेलवे ट्रैक यहां से आया और एक यहां से गया, जहां वो मिले उसी को हम बोलते हैं जंक्शन। दोनों क्या होते हैं? रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक। अच्छा, अगर इधर से आ रहा है रेलवे ट्रैक और इधर से जा रही है रोड, तो क्या वो जंक्शन है? ये जंक्शन नहीं है, वो क्रॉसिंग है। जंक्शन हम कब बोलेंगे? जब दोनों साइड ही क्या हो, रेलवे ट्रैक। मतलब जंक्शन जो होता है वो एक जैसी चीजों का जुड़ना होता है। जंक्शन इज द एडिशन ऑफ सेम रैंक्स और सेम केसेस। जब एक जैसी चीजें जुड़ेंगी ना, तो उसी को हम बोलते हैं जंक्शन। ठीक है भाई। और को आपने सुना होगा, तो इसको लिखेंगे हम एडिशन ऑफ सेम रैंक। एडिशन ऑफ सेम रैंक इज कॉल्ड जंक्शन। अब सुना होगा आपने कोलीग होते हैं, को मेंबर होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। को मतलब वे जो चीजों में आपकी हेल्प करते हैं। को इज अ हेल्पर। को मींस इट इज अ हेल्पर। तो ये एक हेल्पर है जो हमारी हेल्प करेगा किसको करने में, किसको जोड़ने में? सेम रैंक या सेम केस को जोड़ने में। वहीं से बना है कंजंक्शन। इट मींस कंजंक्शन इज ए कैरेक्टर दैट कनेक्ट्स टू और मोर देन टू सेम रैंक्स। ध्यान रखिएगा बेटा, सेम रैंक और सेम केसेस मतलब जो उसके पहले होगा वही उसके बाद में। पहले अगर कंजंक्शन के एडजेक्टिव है तो बाद में भी एडजेक्टिव। कुछ टीचर्स, कुछ किताबें, कुछ मिथ ये भी हैं, कुछ जगह आपने पढ़ा भी होगा कि कंजंक्शन हमेशा दो सेंटेंस को जोड़ता है। बेटा हम आज तक दो सेंटेंस को जोड़ ही नहीं पाए हैं। जब भी हम जोड़ते हैं हम क्लोजेस को जोड़ते हैं। वी कैन नॉट ऐड टू सेंटेंसेस। अगर हम सेंटेंस को जोड़ने पे आ गए, ऐड करने पे आ गए, तो पैसेज खत्म हो जाएगा बेटा, पैराग्राफ नाम की चीज रहेगी नहीं। तो हम सेंटेंस नहीं जोड़ते हैं, हम क्लोजेस जोड़ते हैं। और सिर्फ क्लोजेस नहीं जोड़ते हैं कंजंक्शन से, किसी भी दो या दो से ज्यादा सेम रैंक सेम वर्ड जो है उनको जोड़ने के लिए हम जिस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जिस वर्ड का यूज करेंगे, वही कंजंक्शन है। अगर पहले एडवर्ब है तो बाद में भी कंजंक्शन के एडवर्ब होगा। अगर पहले प्रॉपर है आपका ऑब्जेक्ट तो बाद में क्या होगा? ऑब्जेक्ट। पहले क्लोज तो बाद में क्या होगा बेटा? क्लोज। मतलब जो कंजंक्शन के पहले होता है वही कंजंक्शन के बाद में होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, ही हैज ए कार एंड अ हाउस। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ए कार हेयर? ए कार यहां पे क्या है? इट इज द रिप्लाई ऑफ व्हाट ही हैज। और व्हाट या होम का रिप्लाई बेटा क्या होता है? वो होता है ऑब्जेक्ट। तो ये तो ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज ए हाउस हेयर? ये बेटा ये भी ऑब्जेक्ट है। बोलो है या नहीं है? तो भाई ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है ना। तो दोनों ऑब्जेक्ट थे हमारे पास, दोनों ही थे हमारे पास। वर्ड की रिप्लाई दो एक जैसे ऑब्जेक्ट थे हमारे पास, तो उन्हें जोड़ने के लिए हमने एक वर्ड लगा दिया जिसको एज ए करेक्टर यूज किया गया है, और वो बन गया आपका कंजंक्शन। तो देखो ध्यान से, उसके पहले जो है उसके बाद में भी वही है। अब हम जानते हैं भाई एंड कंजंक्शन हमेशा होता है, लेकिन आप वेरीफाई कर लो इसको। इसके पहले क्या है? इसके पहले वर्ब है, और बाद में बेटा क्या है? बाद में भी वर्ब है।
तो ये बात ध्यान रखने वाली है, कंजंक्शन के जो पहले होगा वही कंजंक्शन के बाद में हमेशा होने वाला है। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि पहले कंजंक्शन कुछ और हो और बाद में कुछ और हो। अगर वो कंजंक्शन उन वर्ड को जोड़ रहा है तो जिन वर्ड को वो जोड़ेगा वो वर्ड सेम कास्ट के होने चाहिए, सेम थीम के या सेम रैंक के होने चाहिए। ठीक है, तो देख लो एग्जांपल, रामू एंड राजू। हियर रामू इज अ सब्जेक्ट, राजू इज आल्सो अ सब्जेक्ट। तो यहां हम जोड़ रहे हैं दो किसको, सब्जेक्ट्स को, विद द वर्ड एंड। इट मींस एंड इज द कंजंक्शन। ही इज टॉल, टॉल इज द क्वालिटी ऑफ ही, इट मींस इट इज एन एडजेक्टिव, एंड द वर्ड स्ट्रांग इज आल्सो एन एडजेक्टिव। इट मींस यहां एंड जो है वो जोड़ रहा है एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से। तो बस ये ध्यान रखो कि जो बाद में वही पहले। इसके ऊपर भी सीडीएस के अंदर बेटा एरर आई हुई है, मैं दिखाऊंगा आपको एरर अभी। आई एम अ टीचर एंड ही इज अ डांसर। आई एम अ टीचर, इट इज अ क्लोज, नॉट अ सेंटेंस। एंड ही इज अ डांसर, ये भी अपने आप में क्या है बेटा, एक क्लोज है। तो यहां से हमने जोड़ा है एंड के थ्रू दो क्लोजेस को, एंड के थ्रू दो क्लोजेस को। तो एंड क्या बन गया, एक कनेक्टर मतलब कंजंक्शन बन गया। तो इसी को हम बोलते हैं कंजंक्शन। बस ये अगर बात आपको समझ में आ गई है तो सीडीएस के अंदर एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, बहुत बार आया भी है, पीवाईक्यूज है, मैं दूंगा आप ऑप्शन भी आपको, वो आपको सोल्व करना है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, कंजंक्शन इज ए कनेक्टर दैट कनेक्ट्स टू और मोर देन टू। हो सकता है दो से ज्यादा भी हो, सेम रैंक्स और सेम केसेस। इट मींस अगर मेरे पास मान लीजिए तीन ऑब्जेक्ट है, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि राम has a pen, a pencil and a bag, दो से ज्यादा भी है तब भी कंजंक्शन एक ही आएगी, वो सेम होने चाहिए बस। ये ऑब्जेक्ट है, रिप्लाई वॉट का है, ये ऑब्जेक्ट है, रिप्लाई वॉट का है, ये ऑब्जेक्ट है, रिप्लाई वॉट का है। तो बाद वाले में कंजंक्शन आ जाएगी, स्टार्टिंग वाले में कॉमास आ जाएंगे। हाँ ये भी है कि मान लीजिए हमें जोड़नी है चीजें अलग अलग, तो फिर कंजंक्शन अलग अलग भी आएंगी, ये भी फोकस करना है आपको, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल देखिए ये वाला, राम एंड श्याम आर सिंगिंग एंड डांसिंग। अब बताओ दोनों एंड आएंगे कि वैसा एक एंड आएगा, सोचिए। अभी हम यहाँ दोनों एंड यूज करेंगे, एक एंड यूज करेंगे, सोच के बताओ जल्दी फटाफट। हम यहाँ दोनों एंड यूज करने वाले हैं कि एक एंड यूज करेंगे, जल्दी सोचिएगा। भाई आप ध्यान से देखो, हियर वी हैव टू सब्जेक्ट्स, फर्स्ट वन इज राम, द सेकेंड वन इज श्याम। इनको जोड़ने के लिए आपने ये एंड लगा दिया, मतलब ये तो आएगा। एंड हियर वी हैव अ वर्ब सिंगिंग एंड अनदर इज डांसिंग। इन दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए ये एंड भी आएगा। तो अलग अलग रैंक को जोड़ने के लिए कंजंक्शन अलग अलग आएगी और सेम रैंक को जोड़ने के लिए कंजंक्शन एक आएगी। लेकिन आपको एक छोटा सा पॉइंट ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ वर्ड होने चाहिए। जैसे यहाँ पे तीन क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट है, तो कंजंक्शन एक ही आएगी, बाकी में कॉमा आएगा। तीन ऑब्जेक्ट है, चार ऑब्जेक्ट है, पांच ऑब्जेक्ट है, कंजंक्शन एक ही आएगी, बाकी में कॉमा आएगा। लेकिन इन द केसेस ऑफ क्लोजेस, दो क्लोज एक कंजंक्शन, ये आप बेसिक में पढ़ चुके होंगे पहले ही। तीन क्लोज दो कंजंक्शन, चार क्लोज तीन कंजंक्शन। क्लोजेस हमेशा जो है ना उससे एक कम कंजंक्शन रहती है। नंबर ऑफ क्लोजेस इज ऑलवेज वन मोर देन नंबर ऑफ कंजंक्शंस, या आप इसको उल्टा बोल दीजिए, नंबर ऑफ कंजंक्शंस इज ऑलवेज वन लेस देन नंबर ऑफ क्लोजेस। ठीक है, क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, कि जितनी क्लोजेस होती हैं उससे एक कम कंजंक्शन सेंटेंस में होती है, बाकी सब में कंजंक्शन एक ही आएगी क्लोजेस को छोड़ के। अच्छा अगर इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन दूं आपको ये वाला, तो बताना इसमें क्या एरर है, एक बार ट्राई करना। ये क्वेश्चन हालांकि अच्छा क्वेश्चन है और सीडीएस का ही पीवाईक्यू है। सी एट ए मैंगो, some grapes and washed her hand। बताओ इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई एरर लग रही है या नहीं। वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर सोच सकते हैं कि आपके हिसाब से इस क्वेश्चन में क्या एरर है। मैं पार्ट नहीं कर रहा हूं, एबीसीडी नहीं कर रहा हूं, आपको खुद एरर निकालनी है, खुद एरर निकालिए। शी एट अ मैंगो, सम ग्रेप्स एंड वॉश्ड हर हैंड्स। सोचिएगा और एरर निकालिएगा जल्दी फटाफट।
अब कुछ लोग कहेंगे सर जी यहाँ पे ये वाला एंड नहीं आएगा, कुछ कहेंगे सर जी यहाँ पे भी एंड ऐड कर दो, कुछ कहेंगे दोनों एंड आएंगे, कुछ कहेंगे वैसा एक एंड आएगा, कुछ कहेंगे दो एंड कैसे आ सकते हैं। तो भाई बहुत सिंपल है, देखो आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा, सोच भी लिया होगा, अब आते हैं आंसर पे। ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। उसने क्या खाया है, एक मैंगो खाया है और एक ग्रेप्स खाए हैं, ये भी इसका ऑब्जेक्ट है। अब अगर ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो वॉज जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, वॉज तो वर्ब है ना, वर्ब। तो इस एंड से हमने किसको जोड़ा है, बताओ, सोचिए। जो हमने एंड यूज किया है उससे हमने किसको कनेक्ट किया है, बाद में वर्ब है सॉरी, इस वाली वर्ब को और इस वाली वर्ब को, इन दोनों वर्ब को हमने ऐड किया है इस एंड के द्वारा। मतलब एंड यहां जो कंजंक्शन है वो इस दोनों वर्ड को जोड़ रही है, वॉज को और एट को। दो काम किए ना उसने, खाया भी और हाथ भी धुले। तो एक ही व्यक्ति ने किए, दो काम किए, दोनों को जोड़ने के लिए हमने एंड कंजंक्शन लगा दी। बेटा यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में कॉमा तब आएगा जब तीन होंगे, तो बाद के दो में जो कॉमा आ जाएगा, स्टार्टिंग के दो में कॉमा आ जाएगा, बाद के दो में जो है कंजंक्शन आ जाएगी। लेकिन यहाँ तो आपने कंजंक्शन लगाई ही नहीं, कंजंक्शन लगानी पड़ेगी आपको यहाँ पे कंजंक्शन, तो यहाँ पे आपको एंड लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी एंड आएगा। अब ये जो एंड है ये जोड़ रहा है इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट से, और वो जो एंड है वो जोड़ रहा है वर्ब को वर्ब से। मतलब चीजें अलग अलग हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए अलग अलग कंजंक्शन आएगी, चीजें सेम ही है तो कंजंक्शन एक ही आएगी। समझे भाई, समझ गए। अगर ये तीनों ही होते ऑब्जेक्ट 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 तो कंजंक्शन एक बार आती, एंड एक बार आता। जैसे यहाँ पे हुआ, तीनों ही क्या है, ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो कंजंक्शन एक बार आ गई। यहाँ चीजें अलग अलग हैं, ये अलग है, इनको जोड़ने के लिए एंड आ गया, ये अलग है, इनको जोड़ने के लिए एंड आ गया। समझे, यही क्वेश्चन यहाँ पे था कि भाई एक एंड तो जोड़ रहा है दोनों ऑब्जेक्ट को और एक एंड जोड़ रहा है दोनों एक्टिविटीज यानी वर्ब को। क्लियर है, ये होता है कंजंक्शन, जो उसके पहले होता है वही उसके बाद में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ये भी है, ये इसकी डेफिनेशन है, चाहो तो नोट कर लेना। इट इज अ कनेक्टर दैट कनेक्ट्स टू और मोर देन टू सेम रैंक्स और केसेस। जो दो या दो से ज्यादा सेम रैंक्स या केसेस को आपस में जोड़ दे उसी को हम कंजंक्शन बोलते हैं। अगर उसके पहले सब्जेक्ट तो बाद में भी क्या होगा, सब्जेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, जो कंजंक्शन के पहले होगा वही कंजंक्शन के बाद में होगा। ये सबसे बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये जो पहले वही बाद में, पहले ऑब्जेक्ट बाद में ऑब्जेक्ट, पहले एडजेक्टिव बाद में एडजेक्टिव, पहले एडवर्ब बाद में एडवर्ब, पहले क्लॉज बाद में क्लॉज। ठीक है भाई, बताओ ये सेंटेंस सही है गलत, जल्दी फटाफट, फास्ट, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड। ही इज वेरी रिच बट माइजर, इज इट करेक्ट और नॉट। ये हम जानते हैं कि एंड बनाता है पैरेललिज्म, मतलब हमेशा दो एक जैसी चीजों जोड़ता है, और बट बनाता है कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब दो अपोजिट चीजों को जोड़ता है। तो यहां अपोजिट चीजें हैं कि अमीर है लेकिन कंजूस है, तो बन तो कॉन्ट्राडिक्शन रहा है, मतलब बट तो सही है यहाँ पे। फिर क्या रह रहा सोचिए, फिर क्या रह रहा सोचिएगा बेटा, रिच इज एन एडजेक्टिव हेयर, ये यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, व्हाइल द वर्ड माइजर इज नाउन, माइजर तो नाउन है ना भाई। अब यहां हमने कंजंक्शन से एडजेक्टिव को नाउन से जोड़ा है, जबकि वो सेम को जोड़ता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसे नाउन को कन्वर्ट कर दो और आप बोल दो जो ही है वो रिच है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, रिच तो उसकी क्वालिटी है, क्वालिटी एडजेक्टिव होता है, तो हमें यहाँ जरूरत है एडजेक्टिव की, तो मतलब इसको तो हम छेड़ नहीं पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसको चेंज नहीं कर पाएंगे तो भाई इसको चेंज कर दो, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म लिख दो यहाँ पे, माइजरली होता है एडजेक्टिव फॉर्म, तो यहाँ पे आएगा माइजरली। बेटा ई आर वाले वर्ड हमेशा एडजेक्टिव ही, सॉरी ई आर वाले वर्ड हमेशा नाउन ही होते हैं। आपने शायद पढ़ा होगा माइजर मतलब कंजूस है तो वो उसकी क्वालिटी है, एडजेक्टिव होना चाहिए था ना मेरे बाबू, माइजर जो है वो हमेशा नाउन होता है और माइजरली जो है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो भाई बता दो कमेंट करके कि क्या मुझे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने पड़ेंगे, कि किस वर्ड को हम कैसे पहचानते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के आने ही आने हैं, और मुझे जहां तक उम्मीद है आपने बेसिक पढ़ रखा होगा, चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन का हो, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो। इसलिए मैंने उनको स्टार्टिंग में अवॉइड कर दिया, छोड़ दिया, नहीं तो हमेशा हर बैच में, चाहे वो पेड हो, चाहे वो ऑफलाइन वाला हो, चाहे वो ऑनलाइन वाला हो, मैं हर बैच में स्टार्टिंग के लगभग 10 से 15 दिन तो बेसिक पढ़ाता हूँ।
कि बच्चों का बेस बहुत खराब होता है, चीजें बहुत ऐसी होती हैं जिनको पता नहीं होती हैं। तो आई होप आपको पता होंगी यार, आपने तो बहुत तैयारी कर रखी है। नहीं कर रखी है, नहीं पता है तो भाई कमेंट कर देना, सब बेसिक पढ़ा दो, मैं बेसिक पढ़ा दूंगा आपको, इवन पार्ट्स उस से पढ़ा ही दूंगा कि किसी वर्ड को हम कैसे पहचानते हैं, कौन नाउन है कौन प्रोनाउन है। तो माइजर नाउन है हमेशा, उसका एडजेक्टिव फॉर्म जो है वो माइजरली होता है। ठीक है भाई, एक और सेम क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही, बताओ इस क्वेश्चन में क्या एरर है। ये भी सेम क्वेश्चन है। मोनू इज वेरी टॉल बट कावर्ड, टॉल इज एन एडजेक्टिव, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं। अब बच्चे कहेंगे सर कावर्ड तो एडजेक्टिव है पक्का ना भाई, कावर्ड भी नाउन होता है, कावर्ड भी वर्ड नाउन ही होता है। अब पहले एडजेक्टिव है तो बाद में भी एडजेक्टिव आएगा, इट मींस यहां पे आपको कावर्डली एडजेक्टिव फॉर्म इसकी यूज करनी पड़ेगी, कावर्डली इसकी एडजेक्टिव फॉर्म आपको यूज यहां पे करनी पड़ेगी। समझ गए, ये है कहानी। तो जो एडजेक्टिव के पहले होता है वही, सॉरी, जो कंजंक्शन के पहले होता है वही कंजंक्शन के बाद में होता है। इफ वी हैव एन एडजेक्टिव जस्ट बिफोर अ कंजंक्शन, देन वी शुड हैव एन एडजेक्टिव टू जस्ट आफ्टर एनी कंजंक्शन। ठीक है भाई, समझ गए। चलो, ये है आपका पीवाईक्यू। अगर इतनी बात समझ गए हो तो ये पीवाईक्यू है, फटाफट कीजिएगा। शी इज वेरी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्कर, एंड इज अ कंजंक्शन, and we are correcting intelligent and hard worker, and the word intelligent is adjective while the word hard worker is noun। er है बेटा, तो नाउन है, तो अगर पहले एडजेक्टिव है तो बाद में भी आपको एडजेक्टिव फॉर्म ही लिखनी पड़ेगी। इट मींस वी हैव टू यूज हार्ड वर्किंग हियर, हार्ड वर्किंग इज एडजेक्टिव, हार्ड वर्किंग इज एडजेक्टिव, तो यहां पे आपको हार्ड वर्किंग लेना पड़ेगा। दिस इज कंजंक्शन, यही होती है कंजंक्शन। आपने पेयर कंजंक्शंस पढ़ी होंगी, बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन उनसे पहले ये जरूरी है कि आपको ये पता हो कंजंक्शन कब कहाँ कैसे कितनी आनी है, तभी आप सेंटेंस कनेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, सेंटेंस कनेक्टर वाले क्वेश्चन जो होते हैं, और सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आप इजीली कर पाओगे। वो कराऊंगा मैं आपको इस चैप्टर के बाद, वो भी करा दूंगा कि कैसे कंजंक्शन उनमें हेल्प करेगी। कंजंक्शन सिर्फ एरर निकालने में हेल्प नहीं करेगी, सिर्फ इंप्रूवमेंट में हेल्प नहीं करेगी, सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चन में भी हेल्प करेगी, सेंटेंस कनेक्टर वाले क्वेश्चन में भी हेल्प करेगी, और प्रेजेंट में भी हेल्प करती है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी हेल्प करती है। तो कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उनको मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूं, इसीलिए। तो याद रहेगा ना, जो कंजंक्शन के पहले वही कंजंक्शन के बाद में। अब हम शायद ही आप जानते होंगे कि कंजंक्शन जो है कितने टाइप की होती है। बताओ कंजंक्शन कितने टाइप की होती है, कितने टाइप से कंजंक्शन के, 1 2 3 4 5 कितने होते हैं, नहीं पता। चलो बेटा बेसिक मैं कहता हूं, इसलिए बेसिक पढ़ना जरूरी है, इसीलिए बेसिक पढ़ना जरूरी है, इसलिए आपको इंग्लिश के फंडामेंटल्स पते होने चाहिए। इंग्लिश के फंडामेंटल्स किसी बुक में नहीं लिखे हैं, ना कोई टीचर पढ़ाता है। मैं भी तब पढ़ाता हूं, बच्चे कहते हैं सर बेसिक पढ़ा दो, मैं भी नहीं पढ़ाता हूँ। फंडामेंटल्स होता है इंग्लिश का बेसिक, फंडामेंटल्स पता होना चाहिए आपको, क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है डूअर। मैं गारंटी लेता हूं आप में से 90% स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट की प्रॉपर और सही डेफिनेशन नहीं पता होगी। जो पता है ना आपको वो डेफिनेटली गलत है। आप एग्जांपल कमेंट कर देना, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा कि आपका जो आंसर है वो गलत है, आपकी डेफिनेशन गलत है, देख लेना चाहो तो। ये मुझे अपने पर विश्वास है और तुम्हारे पर भी विश्वास है कि तुमने क्या पढ़ रखा होगा। आप सब्जेक्ट की प्रॉपर डेफिनेशन करना कमेंट, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, और एग्जांपल देते ही आपकी डेफिनेशन जो है रॉन्ग साबित हो जाएगी। चाहो तो ट्राई कर लो, आज कमेंट करना अपना कि सर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, और मैं देखो प्रूफ करूंगा। अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं रहे होंगे तो, हाँ किसी ने मुझसे पहले पढ़ रखा होगा ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी ऐप वगैरह पे पेड कोर्स में, तो आप बता दो सही। अदरवाइज डेफिनेटली आप में से 90% स्टूडेंट्स सब्जेक्ट की डेफिनेशन गलत आएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होती, प्रॉपर तरीके से पता ही नहीं है हमें। यही तो फंडामेंटल्स है। आपको टेंस की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता होगी, आपको आर्टिकल की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता थी मैं बताने से पहले। तो अगर हमें फंडामेंटल्स पता है, हमें पता है कि सेंटेंस क्या होता है, क्लोज क्या होता है, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, क्लोज कितने टाइप के होते हैं, कब सेंटेंस में इन्वर्जन होता है कब नहीं होता है, यही तो फंडामेंटल्स है। इनकी 8-10 क्लास होती है। फंडामेंटल्स पता है मतलब सब कुछ पता है आपको। अगर फंडामेंटल्स आते हैं तो आपको इंग्लिश का 70% सिलेबस आता है। फंडामेंटल नहीं पता है तो उस इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको बहुत सी क्लासेस लगानी पड़ जाती है, नहीं पता होता फंडामेंटल्स तो।
ठीक है भाई, समझ गए? चलो आप बताना जरा एक बार, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। मैं देखता हूँ कितने को सही है, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे पढ़ाना है फंडामेंटल्स या नहीं पढ़ाना है। तो आइए वापस, कंजंक्शंस दो टाइप की होती हैं, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। टोटल 48 कंजंक्शंस होती हैं, उनमें 7 ऐसी हैं जो कोऑर्डिनेट है और बाकी क्या है, सबऑर्डिनेट। आप बस ये 7 याद कर लो, ये तो है कोऑर्डिनेट, बाकी सब जो है वो सबऑर्डिनेट है। 7 कौन कौन सी हैं चाहो तो याद कर लो, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। बाकी बची जो है अनटिल, अनलेस, है ना, फलाना ढिमकाना, जितनी बची हैं सब की सब, इफ, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब क्या है, सबऑर्डिनेट। अब कैसे इनको याद करेंगे, बहुत फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा है, बस ये 7 याद कर लो, वो कोऑर्डिनेट बाकी जो बची सबऑर्डिनेट। इन 7 को कैसे याद करोगे, वो भी इजी फंडा है एक, आपको सिर्फ एक वर्ड याद करना है, फैन बॉयज। फैन बॉयज तो है कोऑर्डिनेट, बाकी सब है सबऑर्डिनेट। फैन बॉयज कहां से आया, यहीं से आया, देखो FANBOYS, FANBOYS बन गया फैन बॉयज। तो फैन बॉयज जो है वो है कोऑर्डिनेट एंड रेस्ट आर सबऑर्डिनेट्स। अब ये पॉइंट भी आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपको कंजंक्शन का टाइप पता हो। क्यों? क्योंकि आपको शायद पता होगा, बच्चे जानते होंगे कि वी नेवर यूज फ्यूचर टेंस आफ्टर एनी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। मतलब ये जो कंजंक्शन है ये वाली, इनके जस्ट बाद वाली क्लोज में, इनके जस्ट बाद में हम कभी फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है उनके बाद में फ्यूचर आ सकता है, लेकिन सब ऑर्डिनेट के बाद कभी फ्यूचर नहीं आएगा। समझ गए? ये पॉइंट फटाफट नोट कर लो जल्दी से कि वी नेवर यूज, लिखिए हिंदी वाले यहां से लिख लो, इंग्लिश में लिखवा रहा हूं। वी नेवर यूज फ्यूचर टेंस just after any subordinate conjunction, just after any subordinate conjunction, मतलब उसके पहले आ सकती है, जस्ट बाद में नहीं आएगी। अगर वो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट है तो उसके जस्ट बाद में नहीं आएगा विल सेल, पहले तो पॉसिबल है, उसकी और बाद में पॉसिबल है, जस्ट बाद वाली क्लोज में पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर मतलब विल या सेल। ठीक है, एग्जांपल देख लो। हाँ भाई एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, वर्क हार्ड अंटिल यू विल पास, अंटिल इज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये है आपकी सबऑर्डिनेट, तो इसके जस्ट बाद में विल नहीं आएगा, हटा दो विल, सिंपल। यू लो फास्ट, इफ यू विल आस्क आई विल हेल्प यू, इफ कौन सी कंजंक्शन बेटा, फैन बॉयज में तो इफ नहीं है, इट मींस ये है आपकी सबऑर्डिनेट, तो इसके बाद में फ्यूचर नहीं बनेगा, हटा दो विल। अब देखो ये वाला विल आएगा क्योंकि वो दूसरी क्लोज में है, उसको आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, आई विल टीच साइंस एंड ही विल टीच मैथ, एंड इज अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसके बाद में फ्यूचर पॉसिबल है, मतलब ये सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने आपसे अगर ये कहा हो कि 2 फ्यूचर साथ नहीं आते हैं तो वो वहां बकवास है, 2 क्या 3 फ्यूचर भी आते हैं, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ कंजंक्शन। इफ वी हैव अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वी कैन नॉट यूज अ सिंगल, इवन अ सिंगल फ्यूचर। अगर कंजंक्शन सबऑर्डिनेट है तो उसके जस्ट बाद वाले क्लोज में फ्यूचर यूज नहीं होगा, बाकी जो क्लोजेस है उनमें फ्यूचर होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, आई टीच साइंस इफ, अब देखो यहां इफ आ गया, इफ क्या है भाई, सर्टेन कंडीशन है, तो आपकी ये है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो इसके बाद में फ्यूचर नहीं आएगा, इसके बाद वाला बिल आपको हटाना पड़ेगा। अब चूंकि आपका जो ही सिंगुलर है इसलिए टीच में आपको ईएस लगाना पड़ेगा। ये तो शायद आप जानते होंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल आएगी, ये तो सब आपको कॉमन चीजें हैं, पता ही होंगी आपको। इफ वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट वी विल यूज एसोरियस फॉर्म, इफ वी हैव प्लूरल सब्जेक्ट वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट सिंगुलर है एसएस फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल तो फर्स्ट फॉर्म। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी जल्दी बोलो, यहां तक कुछ भी पूछना हो तो पूछो, कमेंट करो वीडियो पॉज करके जल्दी। When the teacher will come they will leave the classroom, when is a conjunction and it is subordinate conjunction, ये है आपकी subordinate conjunction, तो इसके बाद में फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं बनेगा, तो आपको यहां से will हटाना पड़ेगा,
टीचर वर्ड सिंगुलर है तो आप इसमें एस लगा दीजिए। ये लो, सिंपल। ये थे आपकी कंजंक्शन की प्रॉपर्टीज। अब वो पढ़ेंगे जो आप पढ़ने आए थे कंजंक्शन में, कि पेयरिंग कंजंक्शन सर पढ़ा ही नहीं रहे हैं। हमें तो आज तक पेयरिंग कंजंक्शन पढ़ाई गई है, हमने तो आज तक पेयरिंग कंजंक्शन पढ़ी है। बेटा पढ़ाऊंगा मैं आपको वो भी, लेकिन फिलहाल ये तो देखो कंजंक्शन होती क्या है, कैसे काम करती है। आप लिखेंगे हम पेयरिंग कंजंक्शंस। कुछ कंजंक्शंस ऐसी होती हैं जो पेयर बनाकर रहती हैं, जिनको हम बोलते हैं पेयरिंग कंजंक्शंस, या फिर हमको दूसरा नाम दिया गया है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस लिखिए फटाफट जल्दी। pairing conjunctions or correlative conjunctions. Some conjunctions are used in a pair, they are called paired conjunctions or pairing conjunctions or correlative conjunctions. कुछ कंजंक्शंस पेयर में यूज होती है जिनको हम बोलते हैं पेयरिंग कंजंक्शंस। उसमें पहला जो पेयर है जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, दैट इज द मोस्ट एंड मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट। पहले वाला जो है सबसे इंपोर्टेंट है। बताओ आपके हिसाब से इसमें क्या एरर है, जल्दी ट्राई करो, आपके हिसाब से इसमें क्या एरर है, जल्दी ट्राई करो। The reason why he was absent was because he was ill. अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर वोज नहीं आएगा, तीन तीन वोज आ रहे हैं सर, तो तीन वोज तो नहीं आने चाहिए, दो आने चाहिए। मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे लाल, मेरे पीले, सुनो ध्यान से। अगर मैं आपसे ही पूछूं इस सेंटेंस में कितनी क्लोज है, तो इस सेंटेंस में तीन क्लोज है या दो क्लोज है, बताओ पहले एक बार वो। इसलिए कहता हूं फंडामेंटल्स पढ़ने चाहिए आप लोगों को। इन द गिवन एग्जांपल वी हैव थ्री क्लोजेस। इस गिवन एग्जांपल में हमारे पास तीन क्लोजेस हैं। इट मींस दो कंजंक्शन आएंगी, बोलो हाँ है ना। और कंजंक्शन दो है भी, एक तो वाई है और एक बिकॉज है। हैंस प्रूफ देयर आर थ्री क्लोजेस। अब अगर कंजंक्शन दो है तो डेफिनेटली तीन क्लोज है। और क्लोज जो बनती है वो किससे बनती है, सब्जेक्ट और वर्ब से बनती है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। इट मींस यू कैन से दैट यहां पे तीन होने चाहिए सब्जेक्ट, तीन होनी चाहिए वर्ब। तो पहला वोज ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, मतलब तीनों वोज आएंगे भाई। तीन वर्ब होनी चाहिए ना, तीनों वोज आएंगे। सब्जेक्ट पहला एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो यहां से प्रूफ होता है कि भाई वॉज तो सही है। अब इसमें फिर एरर क्या है वो पहचाननी है हमें। तो बेटा ये है आपका पहला पेयर। पहला पेयर क्या है कि जहां भी आपको द रीजन इज या द रीजन वॉज दिखाई दे जाए, जहां भी इट मींस आपको द रीजन वर्ड दिखाई दे जाए, चुपचाप वहां पे बिकॉज वाली फीलिंग आती है। बिकॉज पढ़ने में लगेगा अच्छा, आप मीनिंग बनाओगे हिंदी में तो बिकॉज की फीलिंग आएगी कि सर क्योंकि है तो क्यों है, क्योंकि है तो बिकॉज आना चाहिए। एग्जामिनर भी आपको बिकॉज ही देगा, जैसे यहाँ पे बिकॉज दिया हुआ है, लेकिन इसका पेयर जो है दैट से बनेगा। इसका पेयर जो है दैट से बनेगा, मतलब कहने का ये यहाँ पे बिकॉज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये है आपका पेयर नंबर फर्स्ट। मैं आज आपको 10 पेयर पढ़ाऊंगा, बाकी हम पढ़ेंगे अगली मतलब अगले पार्ट में। इस पार्ट में सिर्फ 10 पेयर होंगे। और फर्स्ट पेयर जो है वो ये है, जहां द रीजन आ जाए वहां इट विल बी पेयर्ड विद द वर्ड दैट। द रीजन का पेयर जो बनाया जाएगा वो दैट से बनाया जाएगा। बिकॉज वाली फीलिंग होगी, बिकॉज एग्जाम में लिखा भी होगा, क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा, पढ़ने में बिकॉज अच्छा लगेगा, लेकिन बिकॉज आएगा नहीं, आएगा क्या, दैट। फटाफट नोट कर लो जल्दी एक बार कि यहाँ पे द रीजन है इसलिए इट विल बी पेयर्ड विद द वर्ड दैट। द रीजन है इसलिए इसका पेयर जो है वो दैट से बनेगा। जल्दी करो। जल्दी करना है भाई। हाँ लिख लो। तीन पेयर, पेयर वन, पेयर टू, पेयर थ्री। पेयर फर्स्ट में द रीजन इज हो, द रीजन वाई हो, दैट लगा देना। पेयर टू दो ऑल दो है, येट लगा देना। पेयर थ्री एल्स है, बट लगा देना। बट अकेला भी आता है और पेयर में भी आता है। अकेला आता है जब जब हमें बनाना होता है कॉन्ट्रडिक्शन, और अगर एल्स है तो वहां भी हम बट ही लेते हैं, क्योंकि एल्स रियल में कॉन्ट्रडिक्शन ही शो करता है। तो पहला पेयर द रीजन दैट बनाएगा, दूसरा पेयर दो ऑल दो येट आएगा, तीसरा पेयर एल्स बट आएगा। दो ऑल दो वाले में कभी कभी ऐसा भी होता है कि येट की जगह कोमा लगा देते हैं, तो कोमा ही कंजंक्शन बन जाता है।
हालांकि ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, तो अगर कहीं सिर्फ कोमा है तो वो भी सही है। दो ऑल्दो है, येट भी कंजंक्शन है और कोमा भी कंजंक्शन है, दोनों नहीं आएंगे, कोई सा एक ही आएगा, जो आ जाए वही सही। एग्जाम्पल देखो, तरुण इज अ तरुण इज वेरी पुअर, बहुत गरीब है, बट ही हेल्प्स अदर्स। अब देखो यहाँ बट जो है वो पेयर से नहीं आया, यहाँ बट आया डायरेक्ट कंजंक्शन, क्योंकि यहाँ पे बनाया है आपने कॉन्ट्राडिक्शन। तो बट यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है और सही है कि भाई गरीब है लेकिन फिर भी हेल्प करता है, तो है ना कॉन्ट्रडिक्शन। और जहां कॉन्ट्रडिक्शन है वहां क्लोज कॉन्ट्रडिक्शन है, इसलिए क्लोज को जोड़ने के लिए बट कंजंक्शन आ गया। नेक्स्ट, आई वॉन्ट नथिंग एल्स इन माई लाइफ, मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, एल्स आ गया भाई। तो अगर एल्स आया है तो उसका पेयर किससे बनाओगे आप, एंड से नहीं बनाओगे, कंजंक्शन वहां पे बट आएगी, तो यहाँ पे बट आपको लगाना पड़ेगा। आई वॉन्ट नथिंग एल्स इन माई लाइफ बट नेम एंड फेम इन द सोसाइटी। अच्छा ये जो एंड है ना बेटा, ये वाला एंड, ये एक्चुअली पूरी ईडियम है। कौन सी ईडियम है, नेम एंड फेम, मतलब मैं चाहता हूं कि मुझे समाज में जो है सम्मान मिले, है ना। नेम एंड फेम क्या होता है, सम्मान, रिगार्ड, नेम एंड फेम, तो वो पूरा प्रॉपर वर्ड ही है नेम एंड फेम। वो एंड जो है वो नेम और फेम को जोड़ने के लिए है, उसको टच मत करना। जो हमने क्लोजेस जोड़ी है, जो हमने कंजंक्शन लगाई है, वो क्या लगाई थी, एंड। तो एंड को हम रिप्लेस करेंगे किससे, बट से। क्यों करेंगे भाई, यहाँ पे सेंटेंस में एल्स है इसलिए, एल्स जहां आएगा वहां आपको बट लगाना पड़ेगा, एल्स रहेगा वहां आपको बट लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दो या ऑल दो वाला अगर हुआ तो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये 6 पेयर जो है ना, नेक्स्ट 6 पेयर है, बिटवीन है एंड लगा दो, फ्रॉम है टू लगा दो, बोथ है एंड लगा दो, नॉट ओनली है बट आल्सो आएगा, इधर है और आएगा, नीदर है नोर आएगा। ये 6 पेयर बेटा बहुत काम के पेयर हैं, ये 6 पेयर भी अच्छे पेयर हैं। और इसमें दो जो स्टार्टिंग वाले हैं P4 P5, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। एक क्वेश्चन है, कुछ बुक में उसका आंसर दिया है कि यहाँ फ्रॉम टू आएगा, कुछ बुक में दिया है यहाँ बिटवीन एंड आएगा। तो मैं उसका जो मिथ है वो दूर कर देता हूँ, मैं उसका कंफ्यूजन जो है फ्यूज कर देता हूँ। क्या, सिंपल है कि बिटवीन के साथ एंड आएगा टू शो द पॉइंट। अगर आप पॉइंट को शो कर रहे हो, आप दो पॉइंट के बीच में किसी एक पॉइंट को ले रहे हो, तो बिटवीन के साथ एंड लगाना है। लेकिन अगर आप ड्यूरेशन ले रहे हो कि यहां से लेके यहां तक, तो आप फ्रॉम के साथ टू लगाओगे, वो कंफ्यूजन फ्यूज। आपको बस देख लेना है कि पॉइंट है या ड्यूरेशन है। दो पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट है, आपको एक पॉइंट को रेफर करना है, एक प्लेस को रेफर करना है, तो आप लगाएंगे बिटवीन एंड। एग्जांपल मैं दूंगा आपको इसके भी। और अगर आपको ए से लेके बी तक पूरा कवर करना है, पूरा ड्यूरेशन लेना है, तो फ्रॉम टू आएगा। बाकी नेक्स्ट है, बोथ है एंड लगा दो, नॉट ओनली है बट आल्सो लगा दो, इधर है और लगा दो, नीदर है नॉट लगा दो। ये 6 पेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 6 को मैंने लिखा है अलग से। क्यों लिखा है, क्योंकि इन 6 की एक प्रॉपर्टी और बनती है, बताऊंगा मैं आपको बाद में, फिलहाल पेयर पे काम करते हैं। इन 6 के बारे में एक प्रॉपर्टीज और भी है इनकी। बोथ स्वाति एज वेल एज हिमानी, तो भाई एज वेल एज तो नहीं आएगा क्योंकि बोथ आया हुआ है, तो यहाँ पे आपको एंड लगाना पड़ेगा। बोथ का पेयर किससे बनेगा, एंड से बनेगा, सिंपल। बोथ का पेयर जो बनेगा वो किससे बनेगा बेटा, एंड से बनेगा, सिंपल है। नेक्स्ट, नॉट ओनली रामू एड राजू, नॉट ओनली आया है तो एंड तो आएगा नहीं, बट आल्सो आएगा, बट आल्सो ले लो। ये थे आपके बहुत सिंपल से पेयर। और देख लो एग्जांपल, द पीरियड, ये वही क्वेश्चन है जिसके दो आंसर है कि फ्रॉम टू लगाएं या बिटवीन एंड लगाएं। द पीरियड बिटवीन 2000 टू 2010 वाज वेरी प्रीशियस फॉर मी। अब अगर मैं यहाँ बिटवीन को सही मान लूं, तो यहाँ टू का मुझे एंड करना पड़ेगा, आंसर विल बी सेकंड। मैं यहाँ टू को सही मान लूं, तो बिटवीन का फ्रॉम करना पड़ेगा, आंसर विल बी फर्स्ट। अब रजे विंडो में फंस गई कि भाई आंसर क्या दे, फर्स्ट दे या सेकंड दे, सही किसको माने। तो भाई आप सिर्फ ये सोच लो कि यहाँ हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, ड्यूरेशन की। आप कह रहे हो 2000 से लेके 2010 तक का, मतलब वहां से लेके वहां तक का पूरी ड्यूरेशन ले रहे हो, तो बेटा अगर ड्यूरेशन ले रहे हो ना, तो बिटवीन एंड नहीं आएगा, क्या यूज करना पड़ेगा आपको, फ्रॉम टू। तो यहां से बिटवीन को ही रिमूव करना पड़ेगा आपको, यहां फ्रॉम ही लेना पड़ेगा। ये लो, द पीरियड फ्रॉम 2000 टू 2010, क्योंकि ड्यूरेशन है। पॉइंट कैसे होता है, पॉइंट देखो ऐसे होता है, सुनो भाई ध्यान से, कि माई हाउस इज लोकेटेड बिटवीन अ स्कूल टू ए चर्च। मेरा हाउस जो है एक स्कूल एक चर्च के बीच में है, तो किसी एक पॉइंट पे तो होगा बेटा, किसी प्लेस पे तो होगा, यहाँ पॉइंट की बात हो रही है, तो यहाँ बिटवीन के साथ एंड आएगा, यहाँ लगा दो बिटवीन के साथ एंड। समझे भाई, दोनों में कंफ्यूजन क्या था, यही कंफ्यूजन होता है बच्चों को। मुझे पता है कि आप मुझसे क्या पूछ सकते हैं कमेंट में,
या डाउट में आपके सामने क्या डाउट आ सकता है, इसीलिए वो एग्जांपल मैं पहले लेके आता हूँ। मुझे पता था कि आप फंस हो गए कि सर ये फिर पॉइंट कैसे होगा, फिर ड्यूरेशन कैसे होगी, समझ गए ना। इस क्वेश्चन में ड्यूरेशन है, यहां से लेके यहां तक तो फ्रॉम टू आया है। इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में बेटा पॉइंट है तो यहाँ बिटवीन एंड आया है। यहाँ क्या है बेटा, बिटवीन एंड आया है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर, चलो आगे बढ़ो। इधर ही इज माई बेस्ट फ्रेंड और माई ब्रदर, बताओ ये क्वेश्चन सही है गलत, जल्दी। इज इट करेक्ट और नॉट? द गिवन एग्जाम्पल इज करेक्ट और नॉट? इधर ही इज माई बेस्ट फ्रेंड और माई ब्रदर, सोच के बताइए जल्दी। हाँ, पेयर बनाओगे तो पेयर ये कहता है भाई कि जहां इधर आएगा, इधर विल मेक अ पेयर विद द वर्ड और, इधर जो है और से पेयर बनाएगा। अब यहाँ पे भाई इधर है और पेयर बना रहा है और से, तो वो तो सही हो गया, लेकिन फिर भी सेंटेंस सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कहा था ये 6 जो पेयर है, ये जो 6 जो पेयर है, ये आपको एक और प्रॉपर्टी देंगे सॉरी, क्या प्रॉपर्टी देंगे? सिर्फ इन 6 की बात चल रही है, इससे पहले हमने 3 पेयर और पढ़ लिए, उनको छोड़ दो, आगे और पढ़ेंगे उनको छोड़ दो, सिर्फ इन 6 पेयर की बात चल रही है। क्या है कि ये जो 6 पेयर है, इनमें जो पेयरिंग वर्ड है वो अपने साथ हमेशा सेम पार्ट ऑफ द सेंटेंस या पार्ट ऑफ स्पीच लेते हैं। क्या बोला मैंने? ये जो पेयरिंग वर्ड है ये अपने साथ सेम पार्ट ऑफ द सेंटेंस या पार्ट ऑफ द स्पीच लेते हैं। इट मींस क्या मतलब हुआ भाई इस बात का? इसका मतलब ये हुआ भाई कि अगर बोथ आया है आर्टिकल के पहले तो एंड भी आर्टिकल के पहले ही आएगा। अगर नॉट ओनली आया है वर्ब के पहले तो बट आल्सो भी वर्ब के पहले ही आएगा। अगर इधर आया है बिफोर सब्जेक्ट तो और भी यूज होगा बिफोर सब्जेक्ट। अगर नीदर यूज हुआ बिफोर ऑब्जेक्ट तो नोर भी बिफोर ऑब्जेक्ट ही शुरू होगा। चाहो तो एग्जांपल देख लो, हमने जो एग्जांपल लिए थे, यहां देखो, यहां बोथ किसके पहले है? स्वाति, क्या है? सब्जेक्ट। एंड किसके पहले है? हिमानी, क्या है? सब्जेक्ट। तो है ना सेम। और देखो, नॉट ओनली किसके पहले है? रामू, दैट इज सब्जेक्ट, बट आल्सो किसके पहले है? राजू, दैट इज सब्जेक्ट। और देख लो, जो भी एग्जांपल लिया हमने, फ्रॉम किसके पहले? ईयर के पहले, तो टू भी किसके पहले है? ईयर के पहले, है ना। और देख लो, बिटवीन किसके पहले है? अ प्लेस, आर्टिकल ए के पहले। एंड किसके पहले है? द प्लेस, आर्टिकल ए के पहले। तो ये सिर्फ ये 6 पेयर, बाकी सब पेयर के साथ ऐसा नहीं होता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, बाकी सब पेयर्स में ऐसा नहीं होता है, ऐसा सिर्फ इन 6 पेयर्स में होता है। तो फटाफट से जल्दी नोट कर लो एक बार पहले, फिर उस एग्जाम्पल को सही करेंगे। केवल ये सभी 6 पेयरिंग कंजंक्शन हमेशा एक जैसे ही पार्ट ऑफ स्पीच के पहले आते हैं, है ना। लिख लो, ओनली दीज 6 पेयर्स विल मेक, only these 6 pairs will have same part of the word, same part of the sentence with them, अपने साथ हमेशा सेम पार्ट ऑफ द सेंटेंस लेंगे। सिर्फ ये 6, सिर्फ ये 6 अपने साथ हमेशा सेम पार्ट ऑफ द सेंटेंस लेंगे। सिर्फ ये 6, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, सिर्फ ये 6। हो गया नोट? देखो, यहां जो है इधर आया है बिफोर सब्जेक्ट और आया है बिफोर माई। माई इज अ पजेसिव केस, पजेशन के पहले आया है। तो अब इधर और दोनों या तो आएंगे पजेशन के पहले या दोनों आएंगे बिफोर सब्जेक्ट। अब सेंटेंस में क्या है हमारे पास? दो क्या है? पजेसिव केस है या फिर दो हैं सब्जेक्ट? सोचिए, दो हमारे पास पजेसिव केस है। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, एक माई येरा, एक माई येरा, है ना। तो दोनों वर्ड को पजेसिव केस के पहले लगा दो, मतलब सही सेंटेंस जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ही इज ईदर माई बेस्ट फ्रेंड और माय ब्रदर। ये लो, अब ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सही हो गई। ध्यान से देखो, यहां माय के पहले इधर है और यहां माय के पहले और है। ये था कहानी। आई समझ में भाई? हुई क्लियर? जल्दी बोलिए, हो गई ना। चलो फिर आगे एक एग्जांपल और देख लेते हैं।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं भाई, ही इज नीदर ए डांसर नोर अ प्लेयर। अब देखो यहाँ नीदर किसके पहले आया भाई, यहाँ नीदर आया है ए के पहले, अब देखो नोर आया है, पेयर सही है, वो भी ए के पहले आया, सेंटेंस इज करेक्ट, सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं पेयर नंबर 10 पे, और पेयर नंबर 10 जो है आपने पढ़ा होगा नरेशन में, अब तक नरेशन नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, 5 क्वेश्चन नरेशन के एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं इस बार, हो सकता है आ जाए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि डायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना, डायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना। तो वहां आपने पढ़ा होगा जब हम किसी इंट्रोगेटिव को, जो सेंटेंस हमारे पास है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं, तो कंजंक्शन के रूप में या तो इफ आता है या वेदर आता है, डब्ल्यूएच वर्ड आता है। अब इफ कब आता है, वेदर कब आता है, डब्ल्यूएच वर्ड कब आता है, पता है आप लोगों को? अगर पहले से ही डब्ल्यूएच वर्ड है तो वो डब्ल्यूएच वर्ड जो पहले से ही है वही काम करेगा एज अ कंजंक्शन, अगर वो नहीं है तो हम लगाते हैं इफ या वेदर। तो क्या कभी आपने सुना है कि इफ कब आता है, वेदर कब आता है? बताओ, इफ और वेदर में डिफरेंस क्या होता है? इफ और वेदर में डिफरेंस क्या होता है? नहीं पता है, आज पता चल जाएगा आपको। देखो सिंपल है, इफ इज अ सर्टेन कंडीशन, इफ इज ए सर्टेन कंडीशन, जहां जैसा होना निश्चित है कि ऐसा होगा ही होगा। इफ द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड द वाटर टर्न्स इनटू आइस, होना है भाई, अगर टेम्परेचर 0 हुआ पानी बर्फ बनेगा भाई, कंफर्म है, निश्चित है, सर्टेन है, तो वहां इफ आया, है ना। और जहां अनसर्टेन कंडीशन हो कि होगा नहीं होगा, हाँ या ना वाली कंडीशन है, अनसर्टेन हो आप, कंफर्मेशन नहीं है आपके पास, वहां आता है वेदर, कि बच्चे ने फीस जमा की है या नहीं, पता नहीं सर, whether the student has submitted the fee or not, तो वहां इफ नहीं आएगा, वहां वेदर आएगा। मतलब कहने का ये है कि आप इन सिंपल टर्म पेयर नंबर 10 लिख सकते हो कि वेदर तब आता है जब साथ में और हो, यानी और का पेयर जो है वेदर से बनेगा ना कि इफ से। अब और का पेयर तो इधर से बनता है, इधर से बनता है, और इधर और जो है वो क्या है, दो में से कोई एक, इधर राम और श्याम, मतलब राम और श्याम में कोई से एक, तो वो तो होता है इधर और। वेदर और क्या होता है, कंफर्मेशन नहीं है मुझे, या तो राम या श्याम, कंफर्मेशन नहीं है, क्या दोनों भी हो सकते हैं, दोनों नहीं भी हो सकते हैं, अनसर्टेन कंडीशन है, तो जहां भी और है वहां आप वेदर लगाओगे फॉर अनसर्टेन कंडीशन। ये है आपका पेयर नंबर 10 और इस पार्ट का लास्ट कंसेप्ट, बाकी हम करेंगे अगले पार्ट में। अगर और है तो आप वेदर लगाओगे, और नहीं है तो इफ लगाओगे। ही आस्क्ड मी इफ ही हैड सबमिटेड द फी और नॉट, तो भाई ध्यान से, यहाँ पे और वाली कंडीशन है, आप अनसर्टेन है, तो यहाँ इफ नहीं आएगा, यू हैव टू यूज वेदर हियर, आपको यहाँ पे वेदर यूज करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे वेदर यूज करना पड़ेगा। सिंपल है, समझ गए? ये थे आपके 10 पेयर, बाकी हम करेंगे कल। तब तक के लिए बेटा नमस्कार, खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत करते रहो। बाकी आपके पास लिंक होगा जरूर, नहीं होगा तो मैं आपको कल वाली वीडियो में लिंक दे दूंगा, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, वो आप ज्वाइन कर लेना, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसकी जो डीपीपी सीट है वो भी आपको वहीं मिलेगी। जितनी हम डीपीपी चैप्टर कर रहे हैं उनकी सभी डीपीपी सीट जो है आपको सीडीएस गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। सीडीएस गुरुकुल सर्च कर लेना, वहां मिल जाएगी, नहीं तो आप जो सीडीएस गुरुकुल का हेल्पलाइन नंबर है उस पर मैसेज कर देना, वो आपको लिंक भेज देंगे, नहीं तो सर्च कर लो, नहीं तो पिछले वाली वीडियो में देख लो। आज मैं लगाना भूल गया इसमें पीपीटी में, कल जो क्लास आएगी या लास्ट क्लास जो थी उसमें लास्ट में मैंने आपको लिंक दिया है ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, तो वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द पीडीएफ्स एंड फॉर द असाइनमेंट्स, फॉर द आंसर की, फॉर द गैस पेपर, फॉर द मॉक टेस्ट पेपर। सारे गैस पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, असाइनमेंट, डीपीपी सब आपको उसी ग्रुप में मिलेंगी। ग्रुप का नाम है सीडीएस ग्रुप। जो आप पढ़ रहे हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वहां लिंक मिल जाएगा उस ग्रुप को ज्वाइन करने का, तो फटाफट वो ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां आपको ये वाली पीडीएफ मिलेगी, जितनी सारी पीडीएफ है, नोट्स सब वहीं मिलेंगे। अगले पार्ट में मिलेंगे, कंजंक्शन अगले पार्ट में खत्म हो जाएगा, सेकंड पार्ट आएगा कल, आपको सेकंड पार्ट में कंजंक्शन खत्म मिल जाएगा। उसके बाद क्या पढ़ाना है आपको, फंडामेंटल्स पढ़ने हैं, आपको बेसिक पढ़ना है, या आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना है। जो भी आपको टफ टॉपिक लगता हो कि सर हमारे लिए टॉपिक बहुत टफ है, आप पहले ये पढ़ा दो, तो वो बेटा कमेंट कर देना, मैं आपको वही पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक बेटा जय हिंद, नमस्कार, खुश रहो, मस्त रहो और मेहनत करते रहो। धन्यवाद, गुड नाइट।